परेशान हो गई। खास तौर पर जब उसने पुष्कर का मैसेज पढ़ा तो उसे और भी पछतावा होने लगा, क्योंकि पुष्कर उससे बिना मिले ही चला गया था। तभी आडंबर अंदर आया और उसने प्रियंका से पूछा, प्रियंका क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो, क्या सब ठीक है? धनवंतरी ने भी कहा, हाँ हाँ, मुझे तो पहले से ही पता था कि पुष्कर एक अच्छा लड़का है। जब वो वापस आएगा तो मैं उससे अश्विनी के स्पेशल फोर्स में शामिल होने की बात करूंगी। क्या तुम इसके बारे में मेरी कोई मदद कर सकती हो? प्रियंका इस समय कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी। वो सीधे कमरे से बाहर चली गई। अब उसका कहीं भी जाने का मन नहीं था, इसलिए उसने सीधे अपने नाना कमांडर निकुंज से कांटेक्ट करने की कोशिश की। जब प्रियंका ने निकुंज प्रताप को सारी बात बताई तो उसने कुछ देर सोचा और फिर अचानक कहा, तुमने जो कहा उसे सुनकर ऐसा लगता है कि पुष्कर किसी बड़ी मुसीबत में है। मुझे जरूर उसकी मदद करने के लिए कुछ करना होगा। प्रियंका ने सुबकते हुए कहा, जी नाना जी, हमें जल्दी से ही जल्दी कुछ करना होगा, वरना पुष्कर बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। निकुंज ने कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पुष्कर इतना कमजोर नहीं है, और फिर वो दानी पहाड़ी पर जरूर कोई दवाइयां जड़ी बूटी ढूंढने गया होगा। मैं इस बारे में जल्दी जानकारी हासिल करता हूँ, तुम मत घबराओ। लेकिन प्रियंका का मन नहीं मान रहा था। दरअसल जब वो और पुष्कर पहाड़ी से नीचे आए थे तब पुष्कर ने प्रियंका को एक दिल दहला देने वाला सच बताया था। पुष्कर ने बहुत सीरियस टोन में प्रियंका का हाथ पकड़ के उसकी आंखों में आंखें डाल के कहा था, प्रियंका, तुमने और पहाड़ पर मौजूद सभी लोगों ने मुझे संजय मेहता को मारते हुए देखा, लेकिन एक ऐसी घटना हुई जो किसी ने नहीं देखी। तुम्हारे अंदर जब वो ठंड का एक्सप्लोजन हुआ उससे संजय मेहता तो बेशक जम गया, लेकिन तुमने अपने शरीर में इस बीमारी को कई गुना बढ़ा लिया है। अब ये ठंड तुम्हारे शरीर को अंदर से एज कर रही है। इस बीमारी से इंसान का शरीर एक दिन में 1 साल जितना जी लेता है। इस रेट से किसी का भी शरीर 2 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन तुम घबराओ मत, मैंने इस बीमारी के मेजर कंपोनेंट को तुम्हारे शरीर से अपने शरीर में ट्रांसफर कर लिया है। पुष्कर की बात सुनकर प्रियंका दंग रह गई थी। प्रियंका अपने ख्यालों में खोई हुई थी जब कमांडर निकुंज की आवाज ने उसे चौंका दिया। निकुंज ने प्रियंका से कहा, ठीक है, एक जगह है जहां जाकर तुम्हें अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर तुम वहां जा सकती हो तो मैं तुम्हें उस जगह का नाम और पता बता सकता हूँ। निकुंज की बात सुनते प्रियंका चौंक गई और उसने जल्दी से कहा, आप मुझे बताइए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं इसे करके रहूंगी। उसके बाद फिर निकुंज ने जल्दी से एक सेना का हेलीकॉप्टर तैयार करवाया। फिर प्रियंका उस खास जगह की ओर चल पड़ी। प्रियंका जानती थी कि पुष्कर की उम्र लगातार बढ़ रही है। अगर जल्दी से जल्दी उसे संजय के जादू से छुटकारा नहीं मिल पाया तो फिर उसकी ये प्रॉब्लम कभी भी खत्म नहीं होगी। इस बार वे जिस जगह पर जा रहे थे उस जगह का नाम सांभर झील था। अगर वे सीधे झील तक पहुंच जाते तो उनके लिए बहुत अच्छा हो जाता, लेकिन वे जिस जगह जा रहे थे वहां तक जाने के लिए उन्हें बीच का बड़ा रेगिस्तान क्रॉस करना था। पूरी रात यात्रा करने के बाद अगली सुबह प्रियंका ने वो बड़ा रेगिस्तान देखा। प्रियंका ने निकुंज से कहा, नाना जी, हम रेगिस्तान में क्या कर रहे हैं? क्या यहाँ पर वो दवाई मिलेगी जो पुष्कर को ठीक कर सकती है? निकुंज ने कहा, हाँ, लेकिन ये ध्यान रहे यहाँ पर तुम जो कुछ भी देखोगी उसके बारे में तुम्हें किसी से कुछ भी नहीं कहना है। प्रियंका ने कहा, ये क्या, रेगिस्तान के बीच एक ओएसिस? ये सच है या कोई इल्यूजन? प्रियंका आगे चली जा रही थी जब उसने अचानक अपने सामने एक विशाल ओएसिस देखा। वो इतनी हैरान थी कि उसे लगा कि उसने गलत देखा है। रास्ते में बहुत सारे गार्ड थे जो प्रियंका की मदद के लिए तैयार थे। प्रियंका कभी कभी थक कर बेहोश हो रही थी, लेकिन फिर भी वो चलती रही। अचानक ही निकुंज ने कहा, वी हैव अराइव्ड। प्रियंका बहुत हैरान थी। उसने देखा कि रेगिस्तान में बहुत से लोग हैं। उस विशाल रेगिस्तान की तुलना एक छोटे शहर से की जा सकती थी। प्रियंका ने कहा, नाना जी, यहाँ रेगिस्तान में इतने सारे लोग कैसे हो सकते हैं? उसने इस प्लेस के बारे में सर्च करने के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन उसने देखा कि फोन में कोई सिग्नल ही नहीं है। तभी एक स्पेशल टीम के आदमी ने प्रियंका से कहा, हर जगह पर कोई सिग्नल नहीं आता। निकुंज ने उन सभी के रहने का अरेंजमेंट कर दिया था। निकुंज को देखते ही एक बूढ़े ने कहा, निकुंज, तुम यहाँ क्यों आए हो? निकुंज ने उस आदमी से कहा, भाई ओमदत्त, तुम तो और भी जवान होते जा रहे हो। चलो मैं तुम्हारा इनसे परिचय कराता हूँ। ये मेरी मुंह बोली नातिन प्रियंका, ये मुंबई से है। प्रियंका ने कहा, नमस्ते अंकल। ओमदत्त ने कहा, अच्छा है, तुम बड़ी प्यारी हो। निकुंज ने कहा, हमें कोई जरूरी काम है, इसलिए हमें आज ही जनरल स्वरूप से मिलना है। ओमदत्त ने कहा, क्या तुम उनसे मिलना चाहते हो? ओमदत्त जानता था कि जनरल स्वरूप बहुत ही गुस्सैल आदमी है, इसलिए उसने निकुंज से पूछा, निकुंज, तुम अचानक उससे क्यों मिलना चाहते हो? निकुंज ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी नातिन को कुछ प्रॉब्लम है और इसलिए मुझे जनरल स्वरूप से मिलना ही होगा। ओमदत्त ने प्रियंका की ओर देखा जिसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जनरल स्वरूप से मिलवाने ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हें उससे जल्दी से बात करनी होगी, क्योंकि एक बार जब वह अपने मिशन पर चला जाएगा तो शायद 3 से 5 महीने बाद ही वापस आएगा। निकुंज ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ भाई। ओमदत्त ने कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे वो स्पिरिचुअल वाइन चाहिए जिसके आजकल बहुत ज्यादा चर्चे हैं। निकुंज ने हंसते हुए कहा, ठीक है, इस बार मैं जल्दी में आ गया हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए जल्दी ही वो वाइन भिजवा दूंगा। तभी प्रियंका ने कहा, अंकल, मेरे पास वो वाइन तो है नहीं, लेकिन मेरे पास ये 2 स्पिरिचुअल पत्तियां हैं। आप चाहें तो इन्हें
एक बार आजमा कर देखें। प्रियंका ने एक छोटा सा बैग निकाला, फिर उसमें से 2 पत्तियां निकाली और उन्हें ओमदत्त को सौंप दिया। ओमदत्त बहुत खुश हुआ और जल्दी से मुस्कुराते हुए बोला, शुक्रिया शुक्रिया, मैंने सुना है कि ये पत्ते तो और भी दुर्लभ हैं। ठीक है, अब मैं तुम्हें जनरल स्वरूप के पास लेकर चलता हूँ। वो तीनों एक साथ आगे बढ़ गए। रास्ते में उन्हें बहुत ही अजीब अजीब जगहें और लोग मिल रहे थे, लेकिन प्रियंका ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि एक मीठे पानी की झील से गुजरते समय प्रियंका अचानक चौंक गई। यह अजीब था कि इस रेगिस्तान में इतनी बड़ी झील थी। उसने झील के तल के नीचे एक विशाल काली परछाई देखी, जिसे देखने से ऐसा लग रहा था कि झील के नीचे कोई राक्षस बैठा हो। ओमदत्त ने उस राक्षस जैसे जीव को देखकर कहा, यह तो बड़ा अजीब है, अब तक ऐसा लग रहा था कि मर चुका है। मैंने इसे आज बहुत समय बाद हिलते हुए देखा है। प्रियंका उसे देखकर थोड़ा डर गई, क्योंकि यह जगह बहुत ही अजीब थी। थोड़ी देर बाद प्रियंका ने अचानक पेड़ों में दबे एक विशाल जहाज को देखा। बाहर से ऐसा लग रहा था कि उस जहाज पर लोग रह रहे हैं। प्रियंका ने गहरी सांस ली, क्योंकि यह बहुत सी ऐसी चीजें थी जो उसकी उम्मीद से परे थीं। फिर वे तीनों एक नाव पर चढ़े। अचानक प्रियंका ने देखा कि उस नाव पर कई झंडे लगे हुए हैं, जिन पर रेड थंडर लिखा हुआ है। जैसे ही ओमदत्त अंदर जाने वाला था, उसे एक आदमी दिखाई दिया। ओमदत्त ने उस आदमी की ओर हंसते हुए हाथ हिलाया और फिर निकुंज को उस आदमी की ओर देखने का इशारा किया। जब निकुंज ने उस आदमी को देखा तो उसने तुरंत अपना शरीर सीधा किया और अपने कपड़े ठीक किए। प्रियंका ने भी एक नजर उस आदमी पर डाली। उसे अचानक एक ट्रांस महसूस हुआ, जैसे कि उसने उस आदमी को पहले भी कहीं देखा हो। लेकिन फिर ध्यान से देखने पर उसे लगा कि नहीं, उसने इस आदमी को कहीं नहीं देखा है। ओमदत्त जोर से चिल्लाया, जनरल स्वरूप, और फिर उसने आगे बढ़कर उससे सैल्यूट किया। जनरल स्वरूप ने कहा, क्या बात है? उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके खड़े हो गए। ओमदत्त ने कहा, कमांडर निकुंज प्रताप आपसे मिलने आए हैं। स्वरूप ने मुड़कर देखा और कहा, निकुंज बताओ क्या हो गया है? इतना कहने के बाद स्वरूप ने भौहें सिकोड़ी और फिर उनकी नजर प्रियंका पर पड़ी। तभी निकुंज ने कहा, सर मेरी नातिन एक अजीब सी बीमारी से पीड़ित है, प्लीज उसे एक बार देखें। स्वरूप ने कहा, ओह यहाँ आओ और मुझे एक नजर देखने दो। स्वरूप ने प्रियंका को हाथ के इशारे से अपनी ओर बुलाया। प्रियंका डरते हुए आगे बढ़ गई। प्रियंका के नजदीक आते ही स्वरूप ने अपनी जेब से एक छोटा सा आईना निकाला और फिर एक सुई की मदद से प्रियंका के खून की एक बूंद ली और उसे उस आईने पर गिरा दिया। एक तीखी आवाज के साथ खून की बूंद ने आईने के ऊपर बर्फ की एक परत बना दी। स्वरूप ने इसे नहीं देखा और अचानक अपनी आंखें बंद कर ली और फिर कुछ महसूस करने लगा। स्वरूप ने अचानक अपनी आंखें खोली और गहरी आवाज में कहा, तुम्हारा शरीर ठीक है, हालांकि तुम अंदर से थोड़ी कमजोर हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम्हारी लाइफ खत्म हो रही है। प्रियंका ने कहा, सर ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे शरीर से सारी ठंडी हवा चूस ली है, इसलिए उसकी लाइफ तेजी से खत्म हो रही है। स्वरूप ने कहा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड? मुझे विश्वास नहीं होता कि उसने तुम्हारी इस बीमारी को अपने ऊपर ले लिया है। स्वरूप ने यह कहकर अपनी बाहें सिकोड़ ली, मानो यह उसके जीवन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो। फिर उसने प्रियंका से फिर से अपने खून की कुछ ड्रॉप्स ग्लास पर डालने को कहा, लेकिन इस बार एक नहीं 10 बूंदें टपकाई गईं। काफी देर बाद स्वरूप ने गहरी सांस ली और कहा, अगर वाकई तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने ऐसा किया है तो उसकी जिंदगी एक दिन में 3 साल के बराबर खत्म हो रही है। क्या एक दिन में 3 साल? स्वरूप की बात सुनते प्रियंका का सिर घूम गया, उसका पूरा शरीर नरम पड़ गया और वह लगभग जमीन पर गिर गई। यह कैसे संभव हो सकता है? 3 साल? वो कुछ देर के लिए तेजी से सांस लेती रही, मानो उसका दम घुट रहा हो। नहीं जनरल, क्या आप उसे बचा सकते हैं, है ना? मैं नहीं चाहती कि वह मर जाए, प्रियंका ने दुखी होते हुए कहा। प्रियंका को इस तरह देखकर निकुंज भी परेशान हो गया और उसे सांत्वना देने के लिए आगे बढ़ा। साथ ही उसने स्वरूप से भी मदद करने के लिए कहा। फिर जनरल स्वरूप ने कहा, मैं उसे बचा सकता हूं। प्रियंका ने खुश होते हुए कहा, सच में? अगर आप उसे बचाओगे तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आप बताइए, आप इसके बदले में क्या चाहते हैं? प्रियंका ने स्वरूप के हाथ को कसकर पकड़ लिया था। तभी स्वरूप ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बेटे से शादी करो। ठीक है? क्या क्या कहा आपने? यह सुनकर प्रियंका घबराकर पीछे हट गई और फिर उसने डरते हुए स्वरूप को देखा और अपना सिर हिलाने लगी। आपके बेटे से शादी? नहीं, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। मैं आपके बेटे से शादी नहीं कर सकती। स्वरूप ने प्रियंका की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, मेरा बेटा तुम्हारी उम्र के बराबर है और उसका कैरेक्टर भी साफ है। मुझे विश्वास है कि वह जीवन भर तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। अगर तुम इसके लिए तैयार नहीं हो तो फिर तुम जा सकती हो। प्रियंका सन्न रह गई थी। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। स्वरूप ने आगे कहा, लड़की, तुम इसके बारे में सोच सकती हो। अगर तुम 100 दिन भी इसके बारे में सोचो तो भी कोई बात नहीं। मेरा बेटा तो इंतजार कर सकता है, लेकिन तुम्हारे बॉयफ्रेंड के लिए एक दिन 3 साल के बराबर है, इसलिए उसके बारे में सोचो। मैं दावे के साथ कह देता हूं कि मेरे अलावा कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो कुछ महीने और खोजती रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
बस तुम्हें मेरे बेटे से शादी करनी होगी। क्या तुम तैयार हो? क्या सचमुच प्रियंका स्वरूप के बेटे से शादी करेगी? क्या होगा जब पुष्कर को इस बात का पता चलेगा? क्या ये ठंड की बीमारी पुष्कर